Welcome once again, dear friends, and today once again we are going to discuss on role of non-farm employment in promoting rural diversification. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री देख लिया था, फिशेस देख लिया था, और अब हम आगे हम चर्चा करेंगे हॉर्टिकल्चर के ऊपर। हॉर्टिकल्चर आज का हमारा टॉपिक होगा। और जैसा कि हमने एक छोटी सी परंपरा बनाई हुई है कि हम अपना सेशन शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट्स लेते हैं, और आज का थॉट श्रीमद् भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिए गए वाक्यों का संकलन है। उपदेश जो दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, एक महानतम विश्व के पहले श्रेष्ठ गुरु टीचर, जिन्होंने एक ऐसे बालक को न केवल युद्ध में करने के लिए प्रेरित किया, धर्म युद्ध, सत्य के लिए युद्ध, बल्कि उस बालक को चैंपियन बना दिया, पूरी प्रतियोगिता का मैन ऑफ द सीरीज बना दिया। तो ये एक महान शिक्षक थे, और वो उनसे हम लोग कुछ सीखें तो एक जो हमारे बच्चे होते हैं स्लो लर्नर, लेट ब्लूमर्स, उनको अगर हम कुछ दे सकते हैं इस शिक्षा से तो ये बहुत बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए। तो भगवद गीता में क्या कहा था, एक फूल को देखें वो कितने उन्मुक्त भाव से अपनी सुगंध, अपनी पराग उठाता है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, रिटर्न की कोई आकांक्षा नहीं। एक फूल को देखें वो कितने उन्मुक्त भाव से, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल उन्मुक्त भाव से अपने सुगंध को पराग और अपना पराग उठाता है, लेकिन अपना संपूर्ण दे चुकने के बाद चुपचाप मुरझा जाता है। कोई क्लेम नहीं, कोई पंप शो नहीं। तो आज के इस थॉट के बाद हम चर्चा करेंगे हॉर्टिकल्चर के ऊपर, और आपके स्क्रीन पर वो विजिबल है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें ताकि और भी पूरा कवर हो जाए। चलिए तो सेशन शुरू करें। हॉर्टिकल्चर, इससे पहले हमने चर्चा किया था किस पर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर चर्चा किया था, और इसके बाद हमने चर्चा किया था फिशरीज के ऊपर, और अब हम आज चर्चा करेंगे हॉर्टिकल्चर के ऊपर। तो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन once again, हॉर्टिकल्चर। तो ये हमारा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट विच इज गोइंग टू प्रमोट रूरल डाइवर्सिफिकेशन, उसके ऊपर टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। बागवानी से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। तो ब्लेस्ड विद वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, भारत में अगर केवल देखा जाए तो विविधताओं का देश है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, वेदर इट इज अ लिंगुअल डाइवर्सिटी, religious diversity, okay, lingual diversity, religious diversity, और वैरायटी ऑफ कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फूड की डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, फूड की डाइवर्सिटी, ठीक है, और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। तो ये डाइवर्सिटी इज ब्लेस्ड विद वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस। भारत एक क्लाइमेट में देखो तो क्लाइमेट देखो जम्मू एंड कश्मीर का ऊपर से नीचे अगर हम देखा जाए तो ये जो है ऊपर से नीचे देखा तो ये जम्मू एंड कश्मीर का अलग क्लाइमेट है, केरला का अलग क्लाइमेट है, केरला का, और ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल वगैरह सबका। और इसी तरह आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का अलग क्लाइमेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का अलग क्लाइमेट है। तो ये वैरायटी ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, और सॉइल कंडीशन भी अलग अलग है। कहीं एलुवियल सॉइल पाया जाता है, समवेयर इट इज़ अ ब्लैक सॉइल, somewhere it is a loamy soil, somewhere it is a sandy soil, like that. So various kind of soils are there. India has adopted growing of diverse horticultural crops such as fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops. ये वैरायटी है किसकी, जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो भी आइटम्स आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ट्यूबर क्रॉप्स और फ्लावर्स और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सब हॉर्टिकल्चर का पार्ट है।
These crops play a vital role in providing food and nutrition. फूड और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने में वाइटल रोल इनका है. Besides addressing employment concerns, horticulture has emerged as a successful sustainable livelihood options. ठीक है, कैसा ऑप्शन है ये? सस्टेनेबल लाइवलीहुड. ठीक है, लगातार रोजगार देने वाला सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन है. इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया. तो 6% फिशरीज कहाँ था? 0.8% के आसपास था फिशरीज का कंट्रीब्यूशन. जस्ट हमने अभी पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम देखा था. तो हॉर्टिकल्चर 6% ऑफ जीडीपी है, तो बहुत बढ़िया, अच्छा है. तो हॉर्टिकल्चर इमर्ज एज अ सक्सेसफुल सस्टेनेबल लाइवलीहुड. पहला ऑप्शन क्या है? सस्टेनेबल लाइवलीहुड का की तरह ये इमर्ज हुआ है. इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट. जो भी एग्रीकल्चर का आउटपुट है उसका 1/3 है इसका वैल्यू. एंड 6% ऑफ जीडीपी इन इंडिया. इंडिया हैज emerged as a world leader in producing variety of fruits like mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts and number of spices, and is the second largest producer of fruits and vegetables. कितना बड़ा है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ का? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इसको अंडरलाइन कर लेंगे. तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है. इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के टर्म्स में. कि अपने आप में इसमें हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में? तो 6% ऑफ जीडीपी इट कम्स. और इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट. जितने भी एग्रीकल्चर आउटपुट है उसका 1/3 वैल्यू कहाँ से आता है? हॉर्टिकल्चर से आता है. So now economic conditions of many farmers engaged in horticulture has improved and it has become a means of improving livelihood for many unprivileged class. तो पहली बात तो कौन से क्लास को फायदा हुआ? अनप्रिविलेज्ड क्लास को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ. इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मेनी फार्मर्स एंगेज इन हॉर्टिकल्चर हैज इम्प्रूव. तो आर्थिक स्थिति में बदलाव आ गया, अच्छी हो गई. एंड इट हैज़ बिकम अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड फॉर मेनी अनप्रिविलेज्ड क्लास. और जो भी वंचित क्लास थे उनको क्या हुआ इससे? मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग लाइवलीहुड, उनकी लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट आ गया. फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर, propagation of fruits and flowers and food processing are highly remunerative employment option for women in rural areas. अब फ्लावर हार्वेस्टिंग, फूलों की खेती, नर्सरी मेंटेनेंस, नर्सरी का रख रखाव, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर, propagation of fruits and flowers and food processing are highly remunerative employment. मतलब हॉर्टिकल्चर से संबंधित ये सारी एक्टिविटीज़ हैं. और इन सारी एक्टिविटीज़ के करने से, चाहे वो फ्लावर हार्वेस्टिंग का हो, फूलों की खेती हो, नर्सरी का मेंटेनेंस हो, हाइब्रिड सीड को बनाने की बात हो, टिश्यू कल्चर की बात हो, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हो, उसको प्रोपगेट करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको नई ब्रीड को डेवलप करना हो, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद व्यवसाय हुआ. और जहाँ पर ये ग्रामीण औरतों को भी एक ऑप्शंस मिल जाता है काम करने का, एक अच्छा खासा अवसर प्रदान करता है. रिक्वायरमेंट फॉर एनहांसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर. क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर एनहांसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर के रोल को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा को बढ़ाना होगा. इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करना होगा बिजली की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए. कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, शीत गृहों की स्थापना करना. मार्केटिंग लिंकेजेस, और मार्केटिंग जो लिंक है, मतलब ये सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरह से मार्केटिंग, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि जब तक किसान को अगर हम हेल्प नहीं करेंगे स्टोरेज से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, तो कंज्यूमर्स को भी हेल्प नहीं मिलेगा.
तो इसलिए मार्केटिंग लिंक्स को स्थापित करना जरूरी है। स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्मॉल स्केल जो यूनिट्स हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसके ऊपर स्थापित किया सकता है। तो इसी तरह चाहे वो फ्रूट्स का प्रोसेसिंग हो, चाहे केचप इंडस्ट्री हो, कुछ भी, तो ये स्मॉल स्केल लेवल पर इसको छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड डिसेमिनेशन, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करने वाली टेक्नोलॉजी हो। तो इस तरीके से हम हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें हमने आज चर्चा किया कुछ उपायों की, जिसकी रिक्वायरमेंट्स फॉर एनहांसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर। पहला, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केटिंग लिंकेजेस, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड डिसेमिनेशन। सब इम्प्रूवमेंट भी हो और उसको लोगों तक पहुंचाने का भी काम होना जरूरी है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि हॉर्टिकल्चर का रोल क्या है, हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और हॉर्टिकल्चर का जीडीपी में कितना है योगदान है। 6% ऑफ जीडीपी, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1/3 इसका योगदान है। 1/3 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में टोटल इसका योगदान है। तो इसके बाद हम आते हैं एक अगले टॉपिक पर आते हैं, और इस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। अब इसके लिए हम एक अलग वीडियो न बनाकर हम इसी वीडियो में इसमें दिखाने का प्रयास करेंगे। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। दो बातें हैं कि IT का क्या योगदान है, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट SD एंड फूड सिक्योरिटी FS के लिए। तो FS फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में IT कैसे अपना योगदान दे सकता है। एक्सपेरिमेंट्स विद IT एंड इट्स एप्लीकेशंस टू रूरल डेवलपमेंट आर कैरीड आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, predicting areas of food insecurity. Government can predict areas of food insecurity and vulnerability using appropriate information and software tools so that action can be taken to prevent or reduce the likelihood of an emergency. So predicting areas of food insecurity. गवर्नमेंट कैन एक अनुमान लगा सकती है एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, कि फूड इनसिक्योरिटी के बारे में, असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा के बारे में गवर्नमेंट अनुमान लगा सकती है। एंड वल्नरेबिलिटी, कि कहाँ संभावना है, यूजिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टूल्स। मतलब सूचना क्रांति के माध्यम से गवर्नमेंट एक चेतावनी दे सकती है, अनुमान लगा सकती है कि क्या स्थिति किस प्रकार की खराब हो सकती है, फूड की इनसिक्योरिटी कहाँ बन सकती है, किन कारणों से बन सकती है। इन सब बातों पर वो गहराई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोच सकती है, काम कर सकती है, निर्देश भी दे सकती है, सो दैट एक्शन कैन बी टेकन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ एन इमरजेंसी। दूसरा क्या है, डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। IT also has a positive impact on the agricultural sector as it can disseminate information regarding emerging technologies and its application, prices, weather and soil conditions for growing different crops etc. तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉइल की कंडीशंस के बारे में दिया जा सकता है, प्राइसेस के बारे में दिया जा सकता है। अब पता चला मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा नहीं टोमेटो का, और किसान लेकर टोमेटो पहुंच गया वहाँ पर, पता चला कि उसकी जो कॉस्ट है उससे कम कीमत वहाँ मिल रही है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने श्रम की बचत कर सकते हैं, हम अपने ऊर्जा को बचा सकते हैं, और हम अपने समय की बचत करके हम दूसरे कामों में, प्रोडक्टिव कामों में अपने आप को लगा सकते हैं। सो 2 points are very important: predicting areas of food insecurity. Second point is disseminate informations. मतलब IT also has a positive impact on the agriculture sector as it can disseminate informations regarding emerging technologies and its applications, prices, weather and soil conditions for growing different crops. So now third point is releasing the creative potential and knowledge. IT can act as a tool for realizing the creative potential and knowledge embedded in the society. तो IT के द्वारा जो क्रिएटिव पोटेंशियल है लोगों का, सकारात्मक क्रियात्मक ऊर्जा जो कहते हैं, नॉलेज एम्बेडेड इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में जो भी नॉलेज अवेलेबल है, सो नॉलेज सोसाइटी की हम कल्पना कर सकते हैं। रियलाइजिंग
रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नॉलेज। यहाँ रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नॉलेज, रिलीजिंग मतलब यहाँ पर होगा कि हम छोड़ देना, सेट फ्री जिसको कहते हैं ना, इसको लिख लें यहाँ पर, तो कन्फ्यूजन होगा, सेट फ्री, सेट फ्री, रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल को बिल्कुल ओपन टू वर्क, जिसे आज हम स्टार्टअप और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो उस रूप में मतलब इसको अपने आप निकलने के लिए छोड़ देना, रिलीजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल एंड नॉलेज। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, IT ऑल्सो हैज पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज। तो इस तरीके से हमने रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, 4 पॉइंट को पढ़े। प्रेडिक्टिंग द एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, disseminate informations, releasing the creative potential and knowledge, and employment generation. Thank you.